हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल पर भी देख लिया है कि हम लोग एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हैं और टेलीग्राम पे भी मैंने पिछले 5 से 6 दिन पहले ही अपडेट कर दिया था कि आज से हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज एक शुरू करेंगे और जिसमें क्लास 6 की ज्योग्राफी पुस्तक से शुरू करेंगे। और उस ज्योग्राफी पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? तो वो है पृथ्वी और हमारा आवास। ये क्लास 6 की भूगोल की पुस्तक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे 1 से 2 मिनट आपसे बात करना चाहूँगा, चर्चा करना चाहूँगा एनसीईआरटी के बारे में। पहला प्रश्न उठता है दोस्तों कि हम लोग एनसीईआरटी क्यों पढ़ें जब हमारे पास मार्केट में इतनी सारी स्टैंडर्ड बुक हैं, चाहे वो ज्योग्राफी की हो या पॉलिटी की हो या हिस्ट्री की हो या फिर साइंस की हो। बहुत सारी मार्केट में पुस्तक हैं। ज्योग्राफी की आप माजिद हुसैन देख सकते हैं, खुल्लर देख सकते हैं, महेश बड़वाल देख सकते हैं और बहुत सारे राइटर्स की पुस्तकें आप लोगों को पता होंगी, क्योंकि आप लोग अगर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं तो। लेकिन प्रश्न आता है फिर भी एनसीईआरटी की पुस्तक को क्यों इतना प्रेफरेंस दी जाती है? तो यहाँ पे 3 बिंदुओं में आपसे चर्चा करूँगा। पहली पॉइंट ये रहेगी कि जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो या स्टेट पीसीएस की, जिसमें आपका बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, हरियाणा पीसीएस या अदर स्टेट के भी पीसीएस होते हैं। अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसमें केवल और केवल ह्यूमैनिटीज़ या सोशल साइंस के बैकग्राउंड का बच्चा नहीं तैयारी करता है। उसमें बीएससी बैकग्राउंड का बच्चा होगा, बीकॉम बैकग्राउंड का होगा, बीसीए बैकग्राउंड का होगा, एमबीए का बैकग्राउंड का होगा, नॉन सोशल या नॉन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड जैसे कि टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, आईटी बैकग्राउंड हो गया, बीटेक वाले बच्चे हो गए, आईआईटी वाले बच्चे हो गए। तो इनके लिए थोड़ा सा इन कॉन्सेप्ट को समझना डायरेक्ट एक स्टैंडर्ड बुक से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए क्लास 6 के बच्चे के लिए पुस्तक है। क्लास 6 के बच्चे को अगर आप पृथ्वी के बारे में बताना चाहेंगे, नदी के बारे में बताना चाहेंगे, पर्वत के बारे में बताना चाहेंगे कि पर्वत ऊंचे होते हैं, उनके शिखर नुकीले होते हैं, या पृथ्वी को जो हम खोदेंगे तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 प्रकार की परतें पाई जाती हैं, जिसमें क्रस्ट हो गई, मेंटल हो गया, कोर हो गया। कुछ बेसिक जानकारी तो बता लेंगे। पृथ्वी पर हम जो रहते हैं वो कैसा वायुमंडल होता है, कैसा स्थल मंडल होता है, जलमंडल किसे कहते हैं। तो क्लास 6 के बच्चे के लिए एक आराम से लेमन लैंग्वेज में समझाया जाता है। सेम उसी तरीके से जो एस्पिरेंट नॉन ह्यूमैनिटीज़ या नॉन सोशल बैकग्राउंड के होते हैं उनके लिए भी यह पुस्तक एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट होती है। अब बात तीसरी आती है यहाँ पर दोस्तों कि यूट्यूब पर आप देखेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स भी क्या करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ाते तो हैं लेकिन उस एनसीईआरटी को अपने पीडीएफ में या अपने नोट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब वहाँ पे 2 ड्रॉबैक आते हैं। पहली चीज़, आप एनसीईआरटी के रूप में उनके लेक्चर्स पढ़ते हो, उनकी अपनी थॉट पढ़ते हो, उनके अपने फ्रेमिंग को पढ़ते हो। ओरिजिनल एनसीईआरटी बुक तो आपने पढ़ी नहीं, फिर तो आपका फ़ायदा क्या हुआ एनसीईआरटी बुक पढ़ने का? वो तो एक तरीके से ज्योग्राफी की आप क्लास कर रहे हैं। हो सकता है वो एनसीईआरटी हो या उसमें और भी राइटर्स की बुकों को इसमें शामिल कर दिया गया हो। तो पहला ड्रॉबैक होता है कि जो आप यूट्यूब पर आप देखेंगे बहुत सारे लोग एनसीईआरटी को पढ़ा रहे हैं लेकिन अपने पीपीटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, अपने जो है कि पावर पॉइंट में पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, ओरिजिनल एनसीईआरटी बुक को छोड़ देते हैं। तो पहला नुकसान होता है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी की जो जटिलताएं होती हैं, जो उसमें जटिल भाषाएं होती हैं, जो उसमें रोचक तथ्य होते हैं, जहां से प्रीलिम्स में सीधे प्रश्न आता है, और सबसे अच्छी बात कि उसकी जो भाषा होती है, जब आप उस भाषा को सीखते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि किस प्रकार से एनसीईआरटी आपको एक उत्तर लेखन में मदद करती है, जिसमें आप प्रश्न के साथ साथ उत्तर को भी लिखते हैं। ऐसे में बहुत बेनिफिशियल होती है। इसीलिए हमारे चैनल पर एनसीईआरटी की ओरिजिनल पीडीएफ के साथ पढ़ाया जाएगा। कोई अलग से पीपीटी या कोई अलग से जो है कि हम पीडीएफ तैयार नहीं करेंगे। जो होगा इसी किताब को पढ़ेंगे, इसी पैराग्राफ को पढ़ेंगे, इसी में सारे कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम पहले इसके सिलेबस पर डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। सिलेबस पर तो ये देख सकते हैं आप, एनसीईआरटी की पीडीएफ है और यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले सिलेबस, और सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी के, क्योंकि इसने क्यों ऐसा सिलेबस बनाया। तो इसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो आप देखेंगे कि सबसे पहले सौर मंडल पढ़ा जा रहा है और सौर मंडल में भी पृथ्वी को पढ़ा जा रहा है। तो सौर मंडल क्या होता है? जो सन होता है और सन के आसपास जो लगातार बहुत सारे जो ग्रह काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे जो ग्रह काम कर रहे होते हैं यानी घूम रहे होते हैं, उस पर बात करेंगे। फिर उसके अंदर जब हम पढ़ते हैं तो पृथ्वी पर ग्लोब को पढ़ते हैं, जिसमें अक्षांश और देशांतर होता है, और उसी पृथ्वी की गति को हम पढ़ रहे होते हैं।
और पृथ्वी की गति के साथ साथ हम उस पृथ्वी पे मानचित्र को देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मैप। और मैप में भी क्या करते हैं हम लोग, एक वर्ल्ड का मैप देखते हैं और एक इंडिया का मैप देखते हैं। और इंडिया के साथ साथ आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट की पीसीएस परीक्षा देते हैं, उसका मैप देखते हैं। तो ये एक हायरार्की होती है आपको ज्योग्राफी के मैप को देखने की। फिर बात आती है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल की। परिमंडल मतलब पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए जो मंडल हैं, जिसमें स्पेशली हम लोग बात करेंगे वायुमंडल की। फिर पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, जिस पर पृथ्वी पर रहा जाता है, चाहे वो पर्वत हो या फिर वो मैदान हो या फिर वो आपके पठारी क्षेत्र हो। और इसी पृथ्वी पे बहुत सारे देश हैं, लेकिन हम भारत में रहते हैं तो हम भारत का अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी का अध्ययन करने के बाद हम अपने देश भारत का अध्ययन करेंगे और भारत की स्थिति को देखेंगे, भारत किस अक्षांश और किस देशांतरी विस्तार पर है। उसके बाद हम भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी, कहने का मतलब कि यहाँ पे कैसी जलवायु है, यहाँ पे प्लांटेशन कैसा है और यहाँ पे एनिमल्स कैसे हैं, प्राणी कैसे हैं, इन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आप देखेंगे कि क्लास 6 की एनसीईआरटी पुस्तक को भी एक हायरार्की में रखा गया है कि आप एक एक करके चीज़ों को देखते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सौर मंडल से शुरुआत करके हम भारत के अपने वन्य प्राणी, वनस्पति और जलवायु तक आते हैं। तो यही एक क्रम होता है और यही एक इस एनसीईआरटी की खासियत होती है। आपको समझ में आता है, आप इसके पीछे की थीम समझते हैं कि हमें किस प्रकार से किसी चैप्टर को अगर पहले पढ़ रहे हैं तो उसकी उपयोगिता आगे कैसे होगी। ये सारी चीज़ें हो गई। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी आज के लेक्चर को। और आज हमारा पहला चैप्टर रहेगा सौर मंडल में पृथ्वी। तो आगे देखेंगे और साथ ही साथ इसमें आप उद्देशिका वगैरह भी देख सकते हैं। और अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इतनी साफ और इतनी क्लियर जो है कि ये पीडीएफ है कि आप लोगों को पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास। तो हमारा पहला चैप्टर है यहाँ पे सौर मंडल में पृथ्वी। अब यहाँ पर देखिए आप, सौर मंडल में पृथ्वी, तो सौर का मतलब क्या होता है दोस्तों? सौर का तो मतलब हो गया सन यानी कि सूरज, और मंडल का मतलब होता है परिवार यानी सूरज का परिवार। जिस तरीके से हम अपने परिवार में हमारे मुखिया जो पिताजी होते हैं, हम उनके द्वारा सभी लोग जुड़े होते हैं। पिताजी, उनकी पत्नी यानी हमारी माताजी, उनके बच्चे यानी हम लोग। तो जिस तरीके से उनके गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हम सभी लोग उनसे जुड़े होते हैं, उसी तरीके से सूरज के चारों ओर घूमने वाले ग्रह इसके गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। और इसीलिए हम सूर्य का मंडल अर्थात सौर मंडल कहते हैं। और उस पूरे परिवार में जो है कि लगभग 8 ग्रह आते हैं, जिसमें आपका बुध हो गया, फिर आपका शुक्र आता है, मंगल आता है, पृथ्वी आता है, शनि आता है, प्लूटो को तो छोड़ दीजिए, यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति। तो ये टोटल 8 ग्रह आते हैं, यानी कि सूर्य के परिवार में 8 जो है कि सदस्य आते हैं। और ये बीच में आपका सूर्य हो गया। उसी में से एक सदस्य है जिसको हम पृथ्वी के रूप में जानते हैं, जिस पे हम लोग रहते हैं। तो पृथ्वी का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो ये थी आपके पहले चैप्टर की थीम कि सूर्य के परिवार में कई सारे सदस्य हैं, जिसमें एक पृथ्वी नाम का सदस्य है जिस पर हम लोग रहते हैं और उसकी स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर देखिए स्टडी करने का तरीका क्या है। हम लोग पहले इस पैराग्राफ को ऐसे पढ़ेंगे और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उस पे वहाँ पे रुकेंगे, जहाँ से प्रश्न बनते हैं उसके बारे में अच्छे से समझेंगे। और आप भी मेरे साथ इन पैराग्राफ्स को रीड करिएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ से प्रश्न को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है, यानी कि शाम के समय की बात हो रही है और रात में सामान्यतः आकाश बहुत अच्छा भी लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती चली जाती है और उनकी गणना भी नहीं कर सकते। यानी वो संख्या किसकी होती है? तारों की होती है। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फोकस कर रहा है चमकदार वस्तुओं से, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा कि चंद्रमा क्या है? टिमटिमाता तो है, लेकिन जो है कि बहुत ही कम रहती है, उसकी चमक बिल्कुल नॉर्मल होती है, बहुत शीतल होता है। और कुछ तारे होते हैं जो बहुत अधिक चमकते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि रात में केवल हमें तारे देखने को मिलते हैं और चंद्रमा। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ज्योग्राफी केवल आपके रटने का विषय नहीं है। ज्योग्राफी आपके आसपास हो रही गतिविधि को समझने का विषय है। आप उनको देखिए ज्योग्राफी में, यानी भूगोल में, अर्थात जलवायु में क्या परिवर्तन हो रहा है, समय में क्या परिवर्तन हो रहा है, मौसम में क्या परिवर्तन हो रहा है।
आप लोग रोज़ फील करते होंगे इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी कितने बजे सुबह शुरू हो जाती है, 6-7 बजे बहुत गर्मी होने लगती है, 8-9 बजे तक गर्मी रहती है, रात में मौसम ठंडा होता है। तो आप लोग खुद जो महसूस करते हैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। और इन चमकीली वस्तुओं के साथ लगभग प्रतिदिन चंद्रमा भी आपको दिखाई देता है। लगभग क्यों दिया? क्योंकि एक आध दिन ऐसा होता है कि जिस समय चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। यानी कभी इसका आकार तो बहुत छोटा दिखेगा और कभी इसका आकार बहुत बड़ा दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? तो आइए अब हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, और यही स्टेटमेंट आपका स्टेट पीसीएस उठा के रख लेता है। यानी पूरे 1 महीने में अर्थात 30 दिन में लगभग एक बार ही हम पूरे चंद्रमा को देखते हैं, जिसमें हम पूर्ण चंद्रमा देखते हैं। और यह चंद्रमा की कौन सी रात कहलाती है? पूर्णिमा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्णिमा को हम पूर्णा चंद्र देखते हैं या आधा चंद्र देखते हैं? तो पू से होता है पूरा और पू से होता है पूर्णिमा। तो हम यहाँ पे इस शब्द से इस ट्रिक को बना सकते हैं कि पू से पूरा होता है और पू से ही जो है कि पूर्णिमा होती है। तो पूर्णिमा के दिन हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, और ये 1 महीने में केवल एक बार होता है। तो यहाँ से यह एक प्रश्न बनता है। और आगे देखते हैं कि 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि होती है या अमावस्या होता है। यानी यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पे चंद्रमा पूरी तरीके से नहीं दिखता है। और ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं, और इस रात को चंद्रमा आपको नहीं दिखता है। तो पहला प्रश्न क्या बन गया कि पूर्णिमा के दिन पूरा चंद्रमा दिखता है, जो कि महीने में एक बार होता है। और जबकि 15 दिन के बाद अमावस्या आती है। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि जो अमावस्या की गतिविधि है वो 15-15 दिन पर होती है, लेकिन जो पूर्णिमा की स्थिति होती है वो 30 दिन पर एक बार होती है या महीने में एक बार होती है, और उसी दिन चंद्रमा हमें पूरा दिखाई देता है। आगे देखते हैं हम इससे। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? बिल्कुल ऐसा सोच सकते हैं आप लोग कि भाई रात में जो चंद्रमा दिखते हैं वो दिन में कहाँ गायब हो जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि सूर्य का प्रकाश जो होता है बहुत तेज होता है, जिसकी वजह से हम इन छोटी छोटी चमकने वाली या रात में चमकने वाली वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। तो भाई अब सूर्य का ही प्रकाश इतना तेज होता है कि हम इन वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। अब बात करेंगे आगे। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, ये खगोलीय पिंड कहलाते हैं। पिंड मतलब क्या होता है? एक वस्तु जिसका एक अपना वजन होता है, अपना भार होता है। और खगोलीय क्या होता है? जो अंतरिक्ष में पिंड हमें देखने को मिलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल जिसको हम पिंड कहते हैं। इसमें सूर्य भी आता है, चंद्रमा भी आता है, और बहुत सारे ग्रह भी आते हैं, तारे भी आते हैं, बहुत सारे जो है कि क्षुद्र ग्रह वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। इन्हीं सब को हम खगोलीय पिंड कहते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपके रूम में बहुत सारी किताबें हैं, आपके रूम में बहुत सारे सामान हैं, कपड़े हैं, बर्तन हैं, उन्हें भी तो हम एक वस्तु ही कहते हैं, लेकिन वो हमारी घरेलू वस्तु कहलाती हैं, क्योंकि हम उसे घरों के अंदर रखते हैं। कहाँ रखते हैं हम उसे? घर के अंदर रखते हैं। इसी तरीके से जो पिंड हमें अंतरिक्ष में दिखाई देते हैं हम उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है। ध्यान दीजिएगा, जो गैस से बने हुए हैं और बड़े आकार वाले हैं, उनके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश स्वयं का है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। और इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। अब ध्यान दीजिएगा कि जब आप गैलेक्सी की बात करेंगे, यानी खगोलीय स्थिति की बात करेंगे, अंतरिक्ष की बात करेंगे, तो आपने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा कि तारा हम किसे कहते हैं? जिसकी अपने पास खुद की जो है कि एक ऊष्मा होती है और एक प्रकाश होता है, वही तारा कहलाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि पृथ्वी क्या एक तारा है? तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि पृथ्वी के पास न तो कोई अपनी ऊष्मा है और न ही कोई अपना प्रकाश है। क्योंकि पृथ्वी ऊष्मा और प्रकाश के लिए किस पर निर्भर करती है? सन पर निर्भर करती है। सन से ही हमारे पृथ्वी पर ऊष्मा आती है, हमारे पृथ्वी पर प्रकाश आती है, और इसीलिए सन को हम लोग क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। तो सूर्य भी क्या हो गया? एक तारा हो गया। अर्थात सबसे प्रमुख जो विशेषता होती है, जो स्टेटमेंट वाइज प्रश्न बनते हैं कि तारे की विशेषता क्या होती है, तो इनका अपनी एक ऊष्मा होती है और अपना एक प्रकाश होता है, और ये बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इसीलिए सूर्य भी एक तारा कहलाता है, न कि ग्रह कहलाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आप देखेंगे
कि एक बच्ची जो है कि खड़े होकर क्या कर रही है, ध्रुव तारे को देखने की कोशिश कर रही है। आप देखेंगे ये उत्तर दिशा लिखी हुई है और ये पश्चिम दिशा है, ये पूरब दिशा है। कहने का मतलब हो गया कुछ इस तरीके से डायरेक्शन होगी यहाँ पे, और यहाँ से वो जो है कि सप्तऋषियों के माध्यम से देखते हुए आगे बढ़ती है और यहाँ पे बहुत चमकता हुआ एक तारा दिखता है जिसको हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं। सप्तऋषि कैसे, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिएगा जब भी ध्रुव तारे को आप देखेंगे तो सप्तऋषि मंडल ही उसके लिए एक संकेतक तारे के रूप में यूज किए जाएंगे कि सप्तऋषि के माध्यम से अगर आप देखते हुए जा रहे हैं और सप्तऋषि के पीछे आपको एक तारा दिखाई दे रहा है तो वही ओरिजिनली ध्रुव तारा होता है। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि ध्रुव तारे की दिशा क्या होती है, तो ध्रुव तारा हमें उत्तर दिशा में दिखता है। ये प्रश्न तो बहुत बेसिक हो गया। अगला प्रश्न क्या बन सकता है कि भाई ध्रुव तारे को देखने के लिए संकेतक तारे के रूप में कौन भूमिका निभाता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, सप्तऋषि तारा जो है कि भूमिका निभाता है। यही सप्तऋषि तारे होते हैं जो ध्रुव तारे को देखने के लिए संकेतक की भूमिका निभाता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग इसको। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, और लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि तारे हैं तो बहुत सारे और बहुत दूर हैं, लेकिन जिसमें एक तारा ऐसा है जिसको हम लोग सन कहते हैं, जो हमसे बहुत नज़दीक है और उसकी ऊष्मा और प्रकाश को हम ईजिली महसूस कर पाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे तारे हैं जो बहुत दूर हैं हमसे, इसीलिए उसकी ऊष्मा और प्रकाश की कोई चमक हमारे पास नहीं आती है और वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि यह तो आपको पता होगा कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है, लेकिन जब आप एयरपोर्ट पर जाते हो तो लगभग 3 से 4 बसों के बराबर वो दिखता है, यानी रेलगाड़ी के 2 डिब्बे के बराबर दिखता है। तो काफ़ी बड़ा दिखता है जो है कि हवाई जहाज, लेकिन दूरी अधिक होने पर, अधिक ऊंचाई पर देखने की वजह से हवाई जहाज क्या होता है, बहुत छोटा दिखता है। तो सिंपल सी बात है भाई, जो वस्तु बहुत दूरी पर होगी वो ऑटोमेटिकली छोटी दिखाई देगी। आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में और समझते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों ये सीरीज़ आप लोगों को कैसी लग रही है और ये क्लास कैसी है, और समझाने के तरीके में और क्या आप लोगों के लिए इनोवेशन करना है, तो वो आप लोग अपने सुझाव, अपने सजेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, जिस पे ज़रूर विचार किया जाएगा। और इसकी PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ठीक है, जब आप देखते होंगे तो तारा कुछ इस तरीके से, मान लो अगर चमक रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो ये ऐसा लगेगा कि एक बलून टाइप का हो गया। ठीक है, कहीं हम लोग जो है कि इसको इमेज करते हैं तो कोई एक जानवर के रूप में इमेज कर लेते हैं इस तरीके से कि भाई ये तो भालू जैसा दिख रहा है, ये शेर जैसा दिख रहा है। बचपन में लगभग हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चे ने जो है कि इस तरीके की गतिविधि को किया होगा, तारे को देखता होगा और एक अपनी काल्पनिक शक्ति से या अपनी काल्पनिक इमेज के माध्यम से किसी न किसी जानवर की या किसी वस्तु की एक इमेज क्रिएट कर रहा होगा। तो यही वो कहा जा रहा है, विविध प्रकार की आकृति देख सकते हो, और इसी को हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बिग बियर का मतलब क्या होता है, जब हम तारों के कुछ समूहों को मिला के एक बड़े भालू का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एक बड़े भालू का। ये काल्पनिक है, बियर का निर्माण होता है भालू का, लेकिन वो देखने में भालू जैसा दिखेगा, उसके पैर दिखेंगे, उसके आगे की मुंह दिखेगा, एक तरीके से फेस दिखेगा, और पूरी बॉडी एक स्ट्रक्चर्ड होगी। तो ये ऐसा हमारे दिमाग की कल्पना है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, बिग बियर कहते हैं। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल जो होता है वो होता है सप्तऋषि मंडल, क्योंकि सप्तऋषि भी क्या है, अगर आप देखेंगे तो ये भी तो एक तारों का समूह है जिसमें कोई ना कोई एक डिजाइन बन रही है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क की डिजाइन नहीं बन रही है कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन मार्क की, भाई ये भी तो सप्तऋषियों की ही तो स्थिति बता रहा है। आप इसको देखिए, अगर मैं इस तरीके से करूँ तो ये या तो 2 की स्थिति समझ लीजिए या फिर क्वेश्चन मार्क की। तो इस तरीके से इमेज जो है कि क्रिएट होती है। तो देखते हैं इसके बारे में और। तो इसी तरीके से जो सबसे आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है उसे सप्तऋषि कहते हैं, अर्थात सप्त 7 ऋषि संत, यानी कि 7 ऋषियों का जो है कि ये समूह है या 7 तारों का एक समूह माना जाता है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। किसका भाग है ये, अर्सा मेजर का। इज इट क्लियर। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए।
नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सप्तऋषि की तो इमेजिनेशन कर लेते हैं, लेकिन बाकी जो और भी होते हैं उसका हम इमेजिनेशन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें अपने परिवार के लोगों की सहायता चाहिए होती है। तो वो तब कहा जाता है जब कक्षा 6 का बच्चा होता है, लेकिन आप ही एक परिवार के रूप में होते हैं, आप ही तो उसे गाइड कर रहे होते हैं। तो आप खुद से एक इमेज बनाइए और खुद से बहुत सारी चीज़ों को देखिए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था और इसी को हम लोग ध्रुव तारा कहते थे। यानी ध्रुव तारे का प्रयोग किस में होता है, दिशा निर्धारण में। अगर आपको एक बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे उत्तर दिशा है, तो आप दाहिने हाथ पे क्या करोगे, राइट हैंड पे पूरब दिशा कर लोगे और लेफ्ट हैंड पे आप वेस्ट दिशा कर लोगे, पश्चिम दिशा। और आपकी जो पीठ की डायरेक्शन होगी पीछे, उसे हम लोग साउथ डायरेक्शन। किसी भी एक तारे की स्थिति को देखते ही तो यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। तो एक विशेषता क्या है कि ध्रुव तारा कभी परिवर्तित नहीं होता है, उसकी लोकेशन जो होती है वो एक ही जगह फिक्स होती है, वो होती है उत्तर दिशा। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि संकेतक तारे के रूप में क्या काम करेगा, सप्तऋषि ही काम करेगा। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं। अब यहां पर एक बात और समझते हैं कि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है। कैसी काल्पनिक रेखा, और उसे आगे की ओर जब बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, ध्यान दीजिएगा इसे। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि सूर्य के जो चारों तरफ जो घूमने वाले 8 ग्रह हैं, इनके पास न तो अपना प्रकाश है और न ही अपनी ऊष्मा है, इसीलिए यह ग्रह कहलाते हैं। और ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। कहने का मतलब हो गया कि ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इसीलिए हमारी जो अर्थ है, यानी हमारी जो पृथ्वी है, उस पर भी जो प्रकाश आता है वो किसका आता है, सूर्य का प्रकाश आता है। अर्थात हम तारे पर निर्भर हैं, सूर्य जैसे तारे पर निर्भर हैं। हमारी पृथ्वी का अपना कोई प्रकाश या अपनी कोई ऊष्मा नहीं है। तो एक स्टेटमेंट यह भी आ जाता है कि क्या सूर्य के पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश है, तो हम कहेंगे नहीं है, वो तो तारे पर निर्भर करती है। ग्रह, जिसे हम अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, यह ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। और ये जो ग्रह होते हैं वो किसके बीच घूमते हैं, किसके चारों ओर, तो ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह भी एक क्या है, ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, और सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा के माध्यम से ही पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम लोग स्टार्च कहते हैं, या फिर हम लोग उसे कार्बोहाइड्रेट के रूप में भी कह सकते हैं। यानी भोजन जो बनाती है पादप पौधे, जो है कि सूर्य से ऊष्मा लेके, सूर्य से प्रकाश लेके। इसीलिए तो सूर्य के प्रकाश में दिन में भोजन बनाया जाता है पौधों के द्वारा। रात में जब प्रकाश नहीं मिलता है तो वो रात में अपना भोजन नहीं बना पाती हैं। और जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, ध्यान दीजिएगा, जो है कि यहाँ पे कि जो पृथ्वी के सबसे, अच्छा यहाँ पर देखिएगा, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह एक ग्रह है, और यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, और जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। इसीलिए जो जितने बाकी जो छोटे छोटे तारे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, या यूँ कहें कि दिखाई भी देते हैं तो बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, इसका मतलब है कि वो तारे हमसे बहुत दूर हैं, लाखों करोड़ों जो है कि किलोमीटर की दूरी पर है। तो सबसे नज़दीक तारा कौन सा हो गया, सूर्य हो गया, जो हमें स्पष्ट दिखाई देता है, जिसका प्रकाश और जिसकी ऊष्मा, जिसकी गर्मी हमें महसूस होती है। तो सबसे नज़दीक तारा कौन सा कहलाएगा, सूर्य कहलाएगा। ओके, और पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। यानी कि एक चमक रहेगी नॉर्मली, लेकिन उसका कोई यूज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि चंद्रमा के पास भी अपना कोई चमक या अपनी कोई ऊष्मा नहीं है। चंद्रमा भी एक उपग्रह है, यानी कि पृथ्वी का एक छोटा भाई कह सकते हैं, पृथ्वी का समकक्ष कह सकते हैं। अभी हम चंद्रमा के बारे में भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, तो हम आगे समझेंगे उसको। अच्छा, जो प्रश्न बनते हैं, कभी कभी आप देखोगे कि इन मेन पैराग्राफ्स के साथ साथ इस छोटे छोटे बॉक्स से बन जाते हैं, जहाँ पे रोचक तथ्य होते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस
कि चारों ओर छल्ले होते हैं और ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। यानी एक शक्तिशाली अगर आपके पास दूरबीन है तो आप इन छल्लों को देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्या आता है, आपके जो डाउट होते हैं दिमाग में, आप उन डाउट को क्लियर कर लीजिए भाई। क्या है वो डाउट? आप लोग इस तरीके का ग्रह देखते होंगे, जैसे मान लीजिए एक ग्रह है, ठीक है, और इसके किनारे किनारे जो है कि एक छल्ले बने होते हैं, एक छल्ले बने होते हैं। तो आप लोग सिंपली इसको कहोगे कि सर ये तो शनि ग्रह है, लेकिन यहाँ हमें क्या क्लियर हुआ कि शनि अकेला नहीं है, बल्कि बृहस्पति और यूरेनस, इनके पास भी अपने छल्ले होते हैं चारों तरफ, जिसको हम लोग वलय कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। तो अब आप लोग याद रखिएगा कि बृहस्पति भी इसी में आता है और यूरेनस भी आता है। इन तीनों के पास ही अपने चारों तरफ एक छल्ले होते हैं, जिसको हम लोग वलय कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ पर आप देख, तो अब आप लोग यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे कि ये देखिए, ये तो हमारा सन हो गया, ठीक है, ये हमारा सन हो गया, सूरज हो गया। अब यहाँ पे 4 ग्रह ये हैं और 4 ग्रह ये हैं। और मैंने अभी आपको बताया था कि ये देखिए बृहस्पति, शनि, यूरेनस, इन सभी के चारों ओर क्या होते हैं, आपको वलय देखने को मिलते हैं, छल्ले देखने को मिलते हैं। और ये जो सबसे नज़दीक का होता है, इसी को हम लोग कहते हैं बुध, और इसको हम लोग कहते हैं वीनस, यानी कि ये आपका शुक्र हो गया। और फिर ये आपकी आती है अर्थ, और ये आता है आपका मार्स, यानी कि मंगल ग्रह आता है। ये आपका आ गया जुपिटर, ये आपका आ गया सैटर्न, ये आपका आ गया यूरेनस, और ये आपका आ गया नेपच्यून। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पूरी की पूरी एक सिस्टम को आप देखेंगे जो सोलर सिस्टम को इंडिकेट कर रहा है। तो 4 ग्रह तो अंदर हैं इस क्षुद्र पट्टियों के, क्योंकि यही वो क्षुद्र पट्टी हैं जो छोटे छोटे उल्कापिंड या धूमकेतुओं से बने होते हैं। और फिर एक बाहरी जो उल्कापिंड वाली जो धूमकेतु वाली पट्टी होती है वो ये होती है, ठीक है, ये वाली। तो 4 ग्रह तो इनके बीच में होते हैं, 4 ग्रह इधर होते हैं जो सूर्य से ज़्यादा नज़दीक होते हैं। और ये रही हमारी नीले रंग की ग्रह, क्योंकि इस पर सबसे अधिक पानी होने की वजह से इसको हम लोग ब्लू ग्रह भी कहते हैं, यानी कि ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक सोलर सिस्टम है। तो आइए अब हम आगे अपनी टॉपिक पे फिर से आते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। क्या है वो? एक उपग्रह है, और यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा किसके चारों ओर घूमता है भाई? हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह और हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। यहाँ पे जो चंद्रमा का मतलब होगा, यहाँ पे हम मून समझेंगे, या दूसरी भाषा में कहें तो हम उसे सैटेलाइट भी कह सकते हैं। यानी उनके भी अपने उपग्रह हैं। जैसे आप अगर देखेंगे तो मंगल के पास भी डिबोस और फोबोस है, सबसे अधिक आपके बृहस्पति के पास हैं, फिर शनि के पास हैं, यूरेनस के पास भी अपने हैं, और पृथ्वी के पास भी अपने चंद्रमा यानी कि उपग्रह हैं। अब बात करेंगे सौर मंडल। तो सौर मंडल कितने लोगों को मिलाकर बनता है? तो भाई सूर्य होते हैं और 8 ग्रह होते हैं, कुछ उपग्रह होते हैं और कुछ अन्य खगोलीय पिंड होते हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। और उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। यानी कि सूर्य के परिवार में 8 तो मुख्य रूप से ग्रह मिलेंगे, कुछ उपग्रह मिलेंगे, कुछ अन्य खगोलीय पिंड मिलेंगे, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, बहुत सारे सभी मिलकर क्या करते हैं? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सूर्य की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अच्छा अब यहां पर देखिएगा एक छोटा सा एक तथ्य है कि क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। तो ये तो अलग बात हो गई। तो सोल जो शब्द आया, सोल से मतलब क्या हो गया? जो सूर्य देवता को इंडिकेट करता है। आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में। सौर मंडल के बाद अब हम सबसे पहले उसके मुखिया के बारे में जानेंगे, यानी कि सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में जानेंगे जैसे जैसे हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, अगले क्लास की किताब की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में 6, 7, 8, 9, तो हम लोग और डिटेल से इस चीज़ को समझेंगे। अभी बस आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है। जो लोग स्पेशली बिगिनर है, जिन्होंने कभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, तो उन्हें एक बेसिक चीज़ समझ में आ जाएगी कि भाई सौर मंडल में हम किन किन चीज़ों को देखते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, इसीलिए तो इसके पास ऊष्मा बहुत अधिक है, और ये बाकी सभी ग्रहों को भी देता है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। खिंचाव बल का मतलब क्या हो गया? वही इसका आकर्षण बल कह दीजिए या गुरुत्वाकर्षण बल कह दीजिए। तो आकर्षण बल कहना ज़्यादा सही होगा कि सूर्य जिस तरीके से परिवार का जो मुखिया होता है, वो अपने आकर्षण बल या अपने नियमों के द्वारा सभी लोगों को बांधे रखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक तरीके से मनोभावना,
या यूँ कहें कि हमारा जो है कि उनके साथ एक जुड़ाव होता है, हम उनसे जुड़े रहते हैं बचपन से ही, इसीलिए हम लोग परिवार से जुड़े रहते हैं। इसी तरीके से सूर्य भी अपने पूरे परिवार के लोगों को, ग्रहों को, उपग्रहों को, क्षुद्र ग्रहों को, सभी को अपने से जोड़े रखता है, जिसके लिए वो एक बल का प्रयोग करता है जिसे हम लोग आकर्षण बल या खिंचाव बल कहते हैं। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वर्ड, अब यहाँ पर क्या करेगा, आपसे स्टेटमेंट दे देगा कि सूर्य के अलावा भी कोई और ग्रह है, जो मतलब कोई और भी तारा है जो हमारे पृथ्वी के लिए ऊष्मा पैदा करेगा, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। सौर मंडल में केवल और केवल सूर्य ही है, एकमात्र तारा ऐसा जो हमारे पूरे के पूरे ग्रहों के लिए, उपग्रहों के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। क्योंकि अगर सही मायने में देखा जाए तो बुध सबसे नज़दीक होता है और वो सबसे गर्म ग्रह भी मान लिया जाता है। सूर्य से पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यानी अगर हम कहें कि अगर अपना सूर्य पूरा प्रकाश अगर हमें दे दे तो शायद आदमी जल जाए, पूरी पृथ्वी जल जाएगी, इतना तेज उसमें प्रकाश है। लेकिन वो पूरा प्रकाश नहीं पहुंचता है। और क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि 15 करोड़ किलोमीटर हमारी पृथ्वी दूर है उससे। ग्रहों की बात करेंगे तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे कैसे हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था कि किस प्रकार से सूर्य से दूर हटते हुए जो है कि हमारे 4 ग्रह क्षुद्र पट्टी के अंदर थे और फिर 4 ग्रह बाहरी क्षुद्र पट्टी में थे। तो इसकी इन्होंने तो ट्रिक दे रखी है एनसीईआरटी ने, लेकिन मैं जो आपको ट्रिक देता हूँ सबसे आसान है, वो आप लोग याद कर लीजिएगा। इसको सिंपल सी बस बात करिएगा कि बीएसपी में बीएसयू नहीं है, बीएसपी में बीएसयू नहीं है, बस इतना ही लिख लीजिए, यही इसकी ट्रिक रहेगी। ये वाली ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। बी से क्या हो जाएगा दोस्तों? बुध हो जाएगा। एस से क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। और पी से पृथ्वी, और मे का मतलब मंगल हो गया। फिर यहाँ पे बी से बृहस्पति, और एस से शनि, और यू से यूरेनस, और जो नहीं यानी कि न जो है इससे हो जाएगा आपका नेपच्यून। तो ये आप सबसे छोटी ट्रिक है। बीएसपी में बीएसयू नहीं पाया जाता है, बस आप इसे ही याद कर लीजिए। बी से बुध, एस से शुक्र, पी से पृथ्वी, मे से मंगल, फिर बी से बृहस्पति, एस से शनि, और यू से यूरेनस, और नहीं से नेपच्यून। तो बस इतना ही आपको याद रखना। यही 8 ग्रह है जो सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम में देखे जाते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक निश्चित पथ पर लगाते, कोई अपनी मनमर्जी नहीं करता है कि आज हम इधर से घूमेंगे तो आज हम इधर से घूमेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये रास्ते कैसे होते हैं? दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए होते हैं, और इसे ही हम ऑर्बिट कहते हैं, यानी कि एक कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं, जबकि हमारी पृथ्वी को कितने दिन लगते हैं? 365 दिन और कुछ घंटे लगते हैं। इसीलिए हर 4 साल पे 366 दिन का ईयर मनाया जाता है, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। ओके, क्यों कहते हैं? तो अगर हम कहें 365 दिन और लगभग 6 घंटे कुछ मिनट होते हैं, और यही 6 घंटे हर 4 साल में 24 घंटे के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, 6 चौक 24, जिससे एक दिन हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है जो फरवरी में ऐड हो जाता है। तो बुध 88 दिन में परिक्रमा करता है, जबकि पृथ्वी 365 दिन में करती है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है। किसको माना जाता है भाई? शुक्र को, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही माना जाता है। किसके समान माना जाता है? पृथ्वी के समान। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक जब उनकी 2006 हुई 6 में, तो यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड प्लूटो को एक बौने ग्रह के रूप में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये जो ग्रहों की एक अपनी एक ऑर्बिट होती है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी की ऑर्बिट है, पृथ्वी इसी पर घूम रही है, लेकिन प्लूटो क्या करता था? प्लूटो अपने ग्रह के साथ घूमते घूमते अपनी ऑर्बिट के साथ दूसरे ग्रह की ये ऑर्बिट काट देता था, और फिर जाके ये दूसरे क्या है अपनी ऑर्बिट को पूरा करता था। और ग्रहों की मुख्य विशेषता यह होती है कि वो अपनी ऑर्बिट में घूम सकते हैं, किसी दूसरे की ऑर्बिट में घूमते घूमते नहीं चले जाएंगे। तो यही प्लूटो करता था, दूसरे ग्रहों की ऑर्बिट में घुस जाता था, नेपच्यून वगैरह में, इसीलिए इसको बौने ग्रह में डाल दिया गया, मुख्य ग्रह की श्रेणी से इसे बाहर कर दिया गया। आइए कुछ तथ्य को भी जानते हैं जहां से प्रश्न बन जाते हैं। शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा के रूप में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए होते हैं। जैसे ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है और यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण।
दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना, यानी पृथ्वी के बारे में लिखना, पृथ्वी का अध्ययन करना। ठीक है, अब जैसे कुछ शब्द हैं, अगर आप इन्हें देखोगे, जैसे मान लीजिए जियो के साथ अगर लॉजिया लग जाए, जियोलॉजी, तो पृथ्वी का अध्ययन हो गया। जियोमेट्री हो जाए तो पृथ्वी का मापन हो गया, और जियोइड हो जाए तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप हो जाए। तो ये 3 अलग अलग शब्द हैं, और यहाँ से एक प्रश्न हमेशा बन जाता है, तो इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है? खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्रीय कहते हैं, जो अध्ययन करते हैं खगोल पिंडों को, उनको हम क्या कहते हैं? खगोल शास्त्री कहते हैं। और आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, यानी कि प्राचीन भारत के क्या है, ये हमारे खगोल शास्त्री हैं। और उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं, और आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के इस रहस्य को खोजने में लगे हुए हैं। यानी कहने का मतलब है, जो दुनिया, जो कॉपरनिकस या जो है कि आपके गैलीलियो ने बताया कि पृथ्वी और सारे ग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं और यह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, उसकी बात तो हमारे महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने सबसे पहले बता दी थी कि जो सूर्य है उसी के चारों तरफ क्या होता है, सारे के सारे पृथ्वी या सारे ग्रह या सारे उपग्रह इस तरीके से चक्कर लगाते रहते हैं। और यह बात सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही हमारे भारतीय इतिहास में बता दी थी, इवन कि दुनिया में भी सबसे पहले बताए। क्योंकि कोपरनिकस ये जो आपके गैलीलियो है, कोपरनिकस, ये कब है दोस्तों? ये सब 13वीं 14वीं शताब्दी में है, लेकिन आर्यभट्ट तो हमारे बीसी में है, यानी ईसा पूर्व के समय में ही इन्होंने बता दिया था। वही बात है कि भारतीय इतिहास और भारतीय ज्ञान को कम आंका गया है, इसलिए विश्व के स्तर पे जो है कि इसकी प्रासंगिकता को समाप्त कर दिया गया और वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा दिया गया। खैर, ये डिबेट का पॉइंट है, हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक को पढ़ेंगे। आगे देखते हैं हम पृथ्वी, और पृथ्वी के बारे में हम कल से स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। शुरू में इंट्रो क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, 5 से 6 मिनट की, और वो ज़रूरी भी था दोस्तों, आप लोगों से डिस्कस करना, जो है कि आप लोगों को बताना हर चीज़। तो कल से हम लोग पढ़ेंगे इसमें ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का ही सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी, चंद्रमा, और कल ही हम इसके MCQs भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके से मेंस में जो प्रश्न बनते हैं उसके उत्तर को हम कैसे लिखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को अभी से सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय हिंद।